अपनी जन्मभूमि, मातृभूमि, मातृभाषा, संस्कृति, जाति, अपना देश व धर्म किसे प्यारा नहीं होता, पर इनसे ऊपर उठकर उसके लिए पूर्णतः समर्पित हो जाना विशाल हृदय का परिचायक ही तो है। पद्म भूषण डॉक्टर फादर कामिल बुल्के को हम इसी रूप में जानते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? स्टडी फॉर गोल्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है कमलेश महतो और जैसा कि आप लोग समझ चुके हैं, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर फादर कामिल बुल्के के बारे में, जिन्हें हम प्यार से मानवीय करुणा के दिव्य चमक, हिंदी के प्रकांड पंडित या फिर हिंदी के कोहिनूर के रूप में भी जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का हम प्रारंभ करते हैं। अगर हम इनके प्रारंभिक जीवन और जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1 सितंबर 1909 ईस्वी को बेल्जियम के वेस्टलैंडर स्टेट के एक छोटे से गांव, एक बहुत सुंदर और खूबसूरत गांव रैम्सचैपल में हुआ था। इनकी मातृभाषा फ्लेमिश थी और इनकी प्रारंभिक शिक्षा बेल्जियम से ही हुई। इन्होंने यूएन विश्वविद्यालय, जो कि यूरोप में है, वहाँ से माइनिंग इंजीनियरिंग किया और 1930 में इन्होंने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया अपने जीवन से संबंधित। इन्होंने निर्णय लिया कि यह आजीवन सन्यासी बनेंगे और एक बैचलर रहेंगे, विवाह नहीं करेंगे। इसका इन्होंने निर्णय लिया। इनका जो स्वभाव था, इनका जो व्यक्तित्व था, बड़े शांति प्रिय और बहुत ही ममता प्रिय कह सकते हैं। एक कारुणिक व्यक्तित्व थे, करुणा से भरे हुए व्यक्ति थे। इसीलिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने एक चैप्टर इस पर लिखी और उन्हें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने इन्हें मानवीय करुणा के दिव्य चमक कहा है। ठीक, तो कहीं न कहीं इनका स्वभाव भारतीय सभ्यता संस्कृति से मैच करता था, जचता था। इसलिए इन्होंने जब सन्यासी बनने का निर्णय लिया तो उन्होंने भारत जैसे देश को चुना और यहाँ आकर उन्होंने ईसा मसीह के विचारों को या फिर कहें कि क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए भारत आए। भारत आगमन के बाद 1935 में गुमला के संत इग्नासियस स्कूल में गणित के शिक्षक के रूप में इन्होंने अपना योगदान दिया। कुछ वर्ष वहाँ काम करने के बाद तकरीबन 1 ही साल वहाँ काम कर पाए और उसी दरमियान जब वो गुमला में एक गणित के शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे, तभी उन्होंने ब्रज, अवधी और हिंदी इन भाषाओं को सीखना उन्होंने शुरू कर दिया था और उन भाषाओं के प्रति इनकी रुचि भी जग चुकी थी। वो 11th-12th के बच्चों के बीच वो बैठा करते थे और हिंदी सीखने का प्रयास करते थे। 1936 में भौतिकी एवं रसायन विज्ञान के शिक्षण के लिए वो दार्जिलिंग गए और उन्होंने भौतिकी विज्ञान और कैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाने का काम किया दार्जिलिंग में, जो कि वेस्ट बंगाल में है। तत्पश्चात 1938 में सीतागढ़ा हजारीबाग में पंडित बद्री शास्त्री से उन्होंने हिंदी तथा संस्कृत की शिक्षा लेना प्रारंभ किया और एक तरीके से विधिवत जो हिंदी और संस्कृत के प्रति उनकी जो शिक्षा थी वह बद्री शास्त्री से उन्होंने लिया। हिंदी में बढ़ती रुचि को उन्होंने कह सकते हैं कि पुष्पित करने के लिए उन्होंने इस विषय पर बीए करने को सोचा और उन्होंने 1945 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय से हिंदी तथा संस्कृत में बीए किया। तत्पश्चात उन्होंने 1947 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी विषय में एमए किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि 1949 ईस्वी में डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की प्रेरणा तथा माता प्रसाद गुप्त के मार्गदर्शन में पहली बार राम कथा उत्पत्ति और विकास विषय पर उन्होंने हिंदी में शोध कार्य किया। इससे पहले जो शोध कार्य हुआ करते थे वो अंग्रेजी में प्रायः लिखे जाते थे, परंतु फादर कामिल बुल्के पहले ऐसे शोधार्थी थे जिन्होंने अपना शोध कार्य हिंदी भाषा में कह सकते हैं कि जमा किया, सबमिट किया, जो एक मिसाल है। उसके बाद हम टाइमलाइन में आगे बढ़ते हैं और 1950 में
देखते हैं कि संत जेवियर कॉलेज रांची में वो हिंदी तथा संस्कृत के प्राध्यापक, प्रोफेसर कह सकते हैं, के रूप में वो नियुक्त हुए। बाद में उन्हें एचओडी भी बनाया गया, विभाग के, हिंदी विभाग के विभाग अध्यक्ष बने। 1950 में ही उन्होंने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया, उन्होंने भारत की नागरिकता प्राप्त किया और वो आजीवन भारत में रहने का उन्होंने निर्णय ले लिया। और 1977 में भारत सरकार के केंद्रीय हिंदी समिति के सदस्य बने। जाहिर सी बात है, अगर कोई व्यक्ति विदेश से आता है और इस तरीके से किसी हिंदी भाषी प्रदेश या कोई भी देश जिसकी मातृभाषा हो उसके लिए वो कार्य करता है, तो उस देश की सरकार ज़रूर उसके लिए कार्य करेगी, उसको सम्मान देने का कार्य करेगी। तो उन्होंने भारत सरकार ने 1977 में उन्हें केंद्रीय हिंदी समिति के सदस्य के रूप में चयनित किया। और इसके अलावा हिंदी साहित्य सम्मेलन, भारतीय भाषा परिषद एवं नागरी प्रचारिणी सभा के सदस्य के रूप में भी उन्हें चयनित किया गया। उनकी खास बात यह रही कि वो रामायण से बेहद प्रभावित थे। और जाहिर सी बात है, अगर रामायण से वो प्रभावित थे तो वाल्मीकि और तुलसीदास से प्रभावित हुए बगैर कैसे रह सकते थे। तो वो वाल्मीकि और तुलसीदास के परम भक्त भी हुए। अगर हम बात करें फादर कामिल बुल्के के निवास स्थल का, तो उनका निवास स्थल रांची के ही समीप मानरिशा हाउस, जो पुरुलिया रोड के नज़दीक है। वर्तमान में हम उसे डॉक्टर फादर कामिल बुल्के पथ के नाम से जानते हैं। और उनके ही जीवन काल से ही एक शोध संस्थान खोला गया है जो कि ठीक मानरिशा हाउस में ही है, जिसका नाम है डॉक्टर फादर कामिल बुल्के शोध संस्थान। उनकी मित्रता रांची विश्वविद्यालय के जो विभाग अध्यक्ष थे डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद, उनसे बहुत जस्ती थी। और ऐसा लोग कहते थे कि ये राम लक्ष्मण की जोड़ी है। वो सड़कों पे जब घुमा करते थे तो बहुत ही अच्छी मित्रता थी उनकी डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद जी के साथ। अगर हम उनकी प्रमुख कृतियों या रचनाओं की बात करें तो उनकी एक बहुत प्रसिद्ध रचना है राम कथा, जिस पर उन्होंने पीएचडी भी करी, और जो उनका शोध पत्र है राम कथा, एक उत्पत्ति और विकास, जो कि 1949 में प्रकाशित हुआ। और उन्होंने हिंदी अंग्रेजी लघु कोश का निर्माण किया, जो एक बहुत बड़ा योगदान है भारत के कह सकते हैं हिंदी भाषा के क्षेत्र में। पुनः उन्होंने अंग्रेजी हिंदी भाषा हिंदी शब्दकोश तैयार किया 1968 ईस्वी में। फिर उनकी एक और रचना चारों सुसमाचारों पर मुक्तिदाता, जो कि 1972 में प्रकाशित हुई, का भी उन्हीं के द्वारा लिखी गई। नया विधान एक रचना 1977 में उन्होंने लिखा। एक बहुत बड़ा जो काम इन्होंने किया भारत के लिए वो यह था कि बाइबिल का उन्होंने हिंदी अनुवाद किया। 1978 ईस्वी में उन्होंने बाइबिल जैसा एक महान ग्रंथ को हिंदी में रचने का काम किया, जो एक मुझे लगता है कि मील का पत्थर साबित हुआ भारतीय इतिहास में बाइबिल को जानने के क्रम में। एक उनका अध्ययन है बाइबिल का नया नियम और तुलसीदास का विनय पत्रिका का, उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया। तो जाहिर सी बात है बाइबल एक क्रिश्चियन रिलीजियस बुक है, और तुलसीदास द्वारा रचित रामायण, तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस उन्होंने रचना की है। तो उनका एक विशेष प्रभाव रहा है फादर कामिल बुल्के के जीवन में। तो उन्होंने इन दोनों किया है, तुलनात्मक अध्ययन, कंपैरेटिव स्टडी करी है उन्होंने। अगर हम सम्मान की बात करें डॉक्टर फादर कामिल बुल्के को, तो उनको पद्म भूषण पुरस्कार 1974 में मिला, जो कि भारतीय नागरिकों के लिए तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सम्मान है। उसके बाद रांची एक्सप्रेस द्वारा उन्हें राधा कृष्ण पुरस्कार मरणोपरांत 1987 में दिया गया। 10 जनवरी 1975 के विश्व हिंदी सम्मेलन, जो कि नागपुर में हुआ था, उनका वहाँ वो शिरकत किए थे, वहाँ सम्मिलित हुए थे। उसके बाद 1976 में, एक साल बाद, जब मॉरिशस में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ, तो वहाँ भी वह हिंदी के प्रचार प्रसार में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए थे। एक करुणा, शांति और ममता का प्रतिरूप, और कह सकते हैं कि जिसकी
जो उपस्थिति हो एक दावेदार के पेड़ की तरह हो, जिन्होंने सबके सुख दुख और सभी हालातों में उन्होंने साथ दिया। अब सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने जो किताब जो कहानी लिखी है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, उसमें उन्होंने उनके एक मानवीय पक्ष को बहुत प्रमुखता से उकेरा है और उन्होंने उस कहानी में उन्होंने कहा है कि यह मानवीय करुणा के दिव्य चमक है ना। तो ये मानवीय करुणा का दिव्य चमक बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 17 अगस्त 1982 को दिल्ली के एम्स अस्पताल में इनकी मृत्यु हो गई और ऐसा माना जाता है कि उनको गैंग्रीन की एक बीमारी थी जिसकी वजह से उन्हें उनका मौत हो गया और वो सदा के लिए इस दुनिया से चले गए। उनकी याद में एक स्मारक है फादर कामिल बुल्की शोध संस्थान के बगल में ही, और उनका यह स्मारक कहीं न कहीं उनके द्वारा किए गए कार्यों को मतलब दर्शाता है और उनके किए गए कार्यों का पताका लहरा रहा है। डॉक्टर फादर कामिल बुल्की के नाम पर एक सम्मान, एक कह सकते हैं कि प्राइज, एक अवार्ड की घोषणा की गई है, खासकर मध्य प्रदेश की संस्कृति विभाग द्वारा। और यह पुरस्कार मूल रूप से वैसे लोगों के लिए है जो विदेशी मुल्क के हों और भारत में आकर हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए काम किए हो, हिंदी भाषा की उन्नति के लिए काम किए हो, उनके लिए यह पुरस्कार राष्ट्रीय फादर कामिल बुल्की सम्मान जो कि 2015 में प्रारंभ किया गया। इस पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए की पुरस्कार दी जाती है। तो यह एक महत्वपूर्ण काम कह सकते हैं कि एक महान व्यक्तित्व के नाम पर शुरू किया गया। प्रिय मित्रों, जो मुख्य बात है और जो मुझे समझ में आता है डॉक्टर फादर कामिल बुल्की के जीवन से, वो ये समझ में आता है कि एक विदेशी मूल का व्यक्ति हमारे भारत में आता है और हमें अपने भारतीय सभ्यता, संस्कृति और भाषा की पहचान कराने के लिए वह काम करता है और हमें कहीं न कहीं आईना दिखाने का काम करता है कि हमारे पास जो है, हमारी जो भाषा है वो बहुत उन्नत है, बहुत समृद्ध है। उस भाषा की इज्जत करनी चाहिए और उस भाषा को सीखने में हमें कहीं शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। और हमारी भाषा में जो साहित्य है वो कहीं से भी कमतर नहीं है और कमतर हमें आंकना नहीं चाहिए, यह संदेश वह दे जाते हैं। एक उनका कहना भी था कि मुझे लगता है कि भारत में हिंदी भाषा के लिए उनका कार्य करने के पीछे यह भी कारण रहा कि भारतीयों को वह कहीं न कहीं पागल होते देखे अंग्रेजी के लिए, अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी साहित्य के प्रति। तो इन सब जो दिखावा थे, इन सब जो सुपरफिशियलिटी थी, इन सबों को दूर करने के लिए उन्होंने यह अपना जीवन पूरे भारत के लिए न्यौछावर कर दिया। तो हमें ऐसी आत्मा को, ऐसी विभूति को स्मरण रखना चाहिए और हमें सीख लेनी चाहिए कि अपनी भाषा और संस्कृति को संजो कर रखना चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा, आपकी प्रतिक्रियाएं अपेक्षित है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको राज्य की सरकार के द्वारा या फिर अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जानकारियाँ मिलती रहें। धन्यवाद।